नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान का भाग 3 जो फंडामेंटल राइट से संबंधित है, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णन किया गया है। मूलतः संविधान में दोस्तों 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, परंतु वर्तमान में 6 ही प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। एक जो संपत्ति का जो अधिकार था उसको, जिसका जो वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में मिलता है, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत वहां से हटा करके भारतीय संविधान के भाग 12 जो केंद्र व राज्य वित्तीय संबंध का उल्लेख किया गया है उसके 300 क में रखा गया है और संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है, जिसका अर्थ है कि राज्य चाहे तो अपनी संपत्ति पर अधिकार कर सकता है। दोस्तों, मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा का मतलब है कि विश्व में सर्वप्रथम जो अधिकार हैं वो ब्रिटेन के राजा जॉन मेजर ने 1215 में वहां के किसानों को कुछ अधिकार कागज पर लिख करके दिए थे। उस वजह से मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रभावित हैं और भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की जो मांग है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज्य विधेयक 1895 में उठाई गई। देश आजादी के पश्चात जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस समय मौलिक अधिकार से संबंधित जो समिति का जो अध्यक्ष है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और उप समिति का जो अध्यक्ष है वो जेबी कृपलानी को बनाया गया। मौलिक अधिकार से संबंधित क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषता में सबसे जो पहली विशेषता है वो है प्रकृति। तो मौलिक अधिकार की जो प्रकृति है दोस्तों वो है नकारात्मक। और नकारात्मक कई बार एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि इसकी जो प्रकृति है नकारात्मक है या सकारात्मक है या नकारात्मक सकारात्मक है। तो मौलिक अधिकार की जो प्रकृति है वो नकारात्मक है, क्योंकि जो संविधान ने जो मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए हैं वो राज्य के विरुद्ध दिए हैं कि राज्य कोई ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है जिसके तहत वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर सके। तो मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है। उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और नेक्स्ट जो विशेषता है, मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। अगर राज्य कोई ऐसा कोई कानून बनाता है जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो तो ऐसी स्थिति में हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है मौलिक अधिकार है वो वाद योग्य हैं। नेक्स्ट विशेषता, राज्य मौलिक अधिकारों पर विशेष परिस्थितियों में युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन उसकी जो जांच है, निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है कि जो युक्ति युक्त जो प्रतिबंध जो लगाया है वो उचित है या अनुचित है। तो विशेष परिस्थितियों में राज्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। नेक्स्ट विशेषता, मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है। दोस्तों, आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित भी किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, तो सबसे पहले मौलिक अधिकार से संबंधित सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 12। और अनुच्छेद 12 में उल्लेख किया गया है कि राज्य की परिभाषा में संसद, विधानमंडल, पंचायत, नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। तो ये हमने
हालांकि भारतीय संविधान का जो भाग है प्रथम में भी पढ़ते हैं अनुच्छेद 13, जिसमें संसद ऐसा कोई कानून बनाए जिससे नागरिकों के अधिकारों का हनन हो, तब सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट उसे अवैध घोषित कर सकता है। और इसके अलावा अनुच्छेद 13 में जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो न्यायपालिका को दी गई है। तो इस शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन इसका जो आधार है वो अनुच्छेद 13 में ही मिलता है। नेक्स्ट, सबसे पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक उल्लेख किया गया है। समानता, इक्वलिटी, सब समान है। तो इसमें अनुच्छेद 14 में उल्लेख किया गया है कि विधि के समक्ष सभी समान है, यानी कानून के समक्ष सब समान है। कानून कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, परंतु इसमें विशेष लोगों के साथ विशेष व्यवहार का प्रावधान भी किया गया है। विशेष लोग जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, जिन पर सीधे तौर पर केस दर्ज नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे कुछ विशेष प्रावधान भी इसमें किए गए हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15। दोस्तों, अनुच्छेद 15 में मूलतः संविधान में 5 उपधाराएं थी, लेकिन वर्तमान में 6 उपधाराएं हैं। और छठी जो उपधारा जो जोड़ी गई है वो है आर्थिक आधार पर स्वर्ण जाति को 10% जो रिजर्वेशन दिया गया है, तो उसके तहत जो 15 में जो छठी उपधारा को जोड़ा गया है। तो एक नज़र इन उपधाराओं में सबसे पहली है अनुच्छेद 15 की प्रथम जो उपधारा है, और उसमें उल्लेख किया गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 15 की धारा 1 में किया गया है। और धारा 2 में किया गया है कि कोई भी नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव व प्रतिबंध नहीं लगा सकता। सार्वजनिक स्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्कूल, तालाब, कुएं जहां से लोग पानी लेकर के आते हैं, तो ऐसे स्थानों पर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ में कोई भेदभाव या उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 15 की धारा 2 में किया गया है। उसके बाद में अनुच्छेद 15 की धारा 3, और जिसमें उल्लेख किया गया है कि राज्य को अधिकार है कि स्त्रियों व बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। यानी राज्य को अधिकार है कि वह अपने जो बच्चे व स्त्रियों के लिए कुछ विशेष रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकता है, जैसे महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश, या रेलवे या बस यात्रा में कुछ छूट, रिजर्वेशन का जो प्रावधान है, ऐसे इसमें छूट का प्रावधान है। बच्चों के लिए निःशुल्क यात्रा है, तो जैसे प्रावधान किए गए। उसके पश्चात अनुच्छेद 15 जो धारा 4, जिसमें उल्लेख किया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। तो मतलब राज्य है जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, और जो पिछड़ा वर्ग है जिसका जो आधार है, इसमें जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जिनका जीवन स्तर कमजोर है, उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। ऐसा उल्लेख अनुच्छेद 15 की धारा 4 में किया गया है। अनुच्छेद 15 और धारा 5 में उल्लेख किया गया है अनुसूचित जाति, जनजाति व सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष छूट प्रदान कर सकता है। तो अनुसूचित जाति, जनजाति के अलावा जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़ा वर्ग है, इस वर्ग को जैसे टेक्निकल एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन है, या IIT जो भी है, तो ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में उनको रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, छूट का प्रावधान किया गया है। अब धारा 15 में जो 6 है,
राज्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को भी विशेष रियायत प्रदान कर सकता है। और ये जो अधिनियम है वो जनवरी 2019 में पास हो गया। ये जो बिल था 124वां बिल था और अधिनियम 103। तो इसमें मतलब जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक वह एक्ट नहीं कहलाता है। तो अधिनियम ये 203 है। इसमें जो स्वर्ण जाति को 10% रिजर्वेशन का जो प्रावधान किया गया है, और वो भी किस आधार पर, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े। तो आर्थिक दृष्टि में जो निम्न वर्ग के लोगों को जो क्राइटेरिया में आते हैं उनको इसका जो बेनिफिट दिया जाएगा। उसमें जो उनकी जो सालाना जो आय है 8 लाख से कम हो, या फिर उनके पास जो 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि हो, या फिर उनके पास 1000 गज से कम का फ्लैट हो, या उनके पास जो अधिसूचित नगरीय क्षेत्र है उसमें 100 गज का फ्लैट हो, या गैर अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में 200 वर्ग गज का फ्लैट हो, उससे कम का फ्लैट हो। तो ऐसी स्थिति में स्वर्ण जाति को 10% जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। तो ये था अनुच्छेद 15। अब हम अनुच्छेद 16 पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि लोक नियोजन में अवसरों की समानता, मतलब सरकारी नौकरियों में जो भी अवसर है वो सबके लिए समान होंगे, ऐसा उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 16 में। दोस्तों, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत भी पहले 5 उपधाराएं थी। वर्तमान में जो 6ठी उपधारा है वो स्वर्ण जाति को 10% जो रिजर्वेशन दिया गया है उसको जोड़ा गया है। तो सबसे पहले जो धारा प्रथम पढ़ते हैं अनुच्छेद 16, और जिसकी जो धारा है प्रथम, जिसमें उल्लेख किया गया है कि लोक नियोजन में सभी के लिए समान अवसर होंगे। सरकारी नौकरियां हैं वो सबके लिए एक समान होंगी। और अनुच्छेद 16 की जो धारा जो 2 है उसमें उल्लेख किया गया है कि राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 16 और की उपधारा 3 में उल्लेख किया गया है कि संसद किसी राज्य विशेष के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकता है। जैसे जो धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य का दर्जा था, हालांकि अब नहीं है, तो उसके लिए विशेष जो शर्त है उसको आरोपित कर सकता है राज्य, ऐसा उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 16 की जो धारा 4 में उल्लेख किया गया है कि राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ महत्वपूर्ण बात है, ओनली सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जिनका स्तर नीचा है ऐसे लोगों के लिए। और धारा जो 4 की जो 2 उपधाराएं भी हैं, 4 जो कै में उल्लेख किया गया है कि राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर अनुसूचित जाति जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है, ऐसा उल्लेख 4 कै में किया गया है। अनुच्छेद 16 4 कै में उल्लेख किया गया है कि बैंकलों की भर्तियों को भरने के लिए आरक्षण की सीमा 50% को भी पार किया जा सकता है। बैंकलों की जो भर्तियां हैं जिसमें जो सीटें अगर पूरी नहीं होती हैं तो उन सीटों को रिजर्व करके नेक्स्ट भर्ती में उसको जोड़ा जा सकता है। तो उसके लिए 50% जो आरक्षण है उसको भी पार किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 की धारा जो 5 है जिसमें उल्लेख किया गया है कि किसी विशिष्ट संस्था में धर्म विशेष के सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। मतलब ऐसे कोई धार्मिक शिक्षण संस्थान है और वहां पर जो नियुक्ति है उस धर्म विशेषज्ञ की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16 और 6 दोस्तों इसको जोड़ा गया है 2019 फरवरी के अंतर्गत, और जिसके अंतर्गत जो स्वर्ण जाति को 10% जो रिजर्वेशन दिया गया है वो किस आधार पर आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और इसमें जो 10% है जो स्वर्ण जाति को रिजर्वेशन दिया गया है। जो परिवर्तन है अनुच्छेद 16 की जो उपधारा 4 में जो इसमें परिवर्तन किया गया है
और अनुच्छेद जो 15 की जो धारा 4 और 5 में जो परिवर्तन किया गया है, तो 16 जो 6 में है उल्लेख किया गया है, राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष रियायत दे सकता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 330 है जो संसद में, और अनुच्छेद 332 है जो विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित उल्लेख किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ये 29 जनवरी 1953 में बनता है काका कालेलकर की अध्यक्षता में। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार बनती है और इस सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और इस आयोग का अध्यक्ष बीपी मंडल, ब्रजेश्वर प्रसाद मंडल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसे मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1980 में मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें है वो प्रस्तुत की और उन सिफारिशों में 27% जो आरक्षण है अदर बैकवर्ड कास्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग को दिए जाने की सिफारिश कर दी गई। 1990 में वीपी सिंह की सरकार बनती है और वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें हैं उनको लागू कर दिया गया, अर्थात जो 27% जो रिजर्वेशन है वो अन्य पिछड़ा वर्ग को दे दिया गया। केंद्र में दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए 15% रिजर्वेशन है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% रिजर्वेशन है और मंडल आयोग की सिफारिश से लागू होने के पश्चात अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% रिजर्वेशन है। तो ये टोटल हो गया 49.5। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने 27% जो मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करके और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% जो आरक्षण दिए जाने के पश्चात 1991 में पीवी नरसिंह राव की सरकार ने 10% जो रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूसी, इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट, यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसको 10% आरक्षण की मांग को स्वीकार कर लिया। परंतु 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण को रद्द कर दिया। हालांकि दोस्तों अपवाद के तौर पर तमिलनाडु में जिसमें जो रिजर्वेशन है वो 69% जो रिजर्वेशन है, इंदिरा साहनी बनाम संघ में लिखा गया है कि भाई राज्य सरकार चाहे तो वह आरक्षण जो सीमा है उसको 50% से और भी अधिक बढ़ा सकता है। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 17 है जो अस्पृश्यता निवारण, अनटच एबिलिटी यानी छुआछूत का अंत किया गया है और अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के अंतर्गत बनाया गया है। तो अनुच्छेद 17 बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, अस्पृश्यता या छुआछूत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 17। इसके पश्चात अनुच्छेद 18 और जिसमें उल्लेख किया गया है कि उपाधियों का अंत किया गया है। दोस्तों अंग्रेजों के समय में जो उपाधियां दी जाती थी, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस नेता की उपाधि, तो अब इस अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अब ओनली शिक्षा के क्षेत्र में विद्या वाचस्पति, शिक्षा के क्षेत्र में ये उपाधियां ग्रहण कर सकता है। कोई व्यक्ति अगर विदेश से भी कोई उपाधि वह धारण करता है तो वह राष्ट्रपति महोदय की अनुमति के बगैर बाहर दूसरे देश से भी उपाधि वह धारण नहीं कर सकता है। तो ऐसा इसमें अनुच्छेद 18 में किया गया है। दोस्तों आज हमने जो मौलिक अधिकार जो पढ़ा है और जिसमें अनुच्छेद हमने 12 से लेकर के 18 तक पढ़ा है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये इनकी प्रकृति नकारात्मक है, जो नागरिक को राज्य के विरुद्ध
है ये वाद योग्य है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इस पे युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, जिसमें हमने अनुच्छेद 12 पढ़ा। 12 में जो प्रस्तावना दे रखी है, जिसमें संसद है, विधानमंडल है, व्यवस्थापक ये पंचायत है, नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। 13 के अंदर उल्लेख किया गया है कि भाई कोई भी अपने अधिकारों का हनन करता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत भी है जो हमने जाति, धर्म, भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है, जिसमें कुछ अलग से उल्लेख किया गया है। अभी जो 10% जो स्वर्ण जाति को आरक्षण दिया गया है, वो 15 का जो भाग 6 में उल्लेख किया गया है, वो 16 के भाग 6 में जिसका उल्लेख किया गया है। और हमने अनुच्छेद जो 17 पढ़ा जो अस्पृश्यता निवारण से संबंधित है। अनुच्छेद 18 जो उपाधियों का अंत करता है। लास्ट में आपसे ये जो क्वेश्चन है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो इसका आपको जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। तो कौन से भाग में रखा गया, भाग 10 में, भाग 12 में, भाग 6 में, भाग 9 में, तो आप इसका आंसर जरूर देंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।